ये कहानियां मैं बहुत वर्षों से सुन रहा हूं। प्रधानमंत्री जी संविधान से वाकिफ हैं। आर्टिकल 39 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आर्थिक नीतियों के संदर्भ में राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी उस पर मूल्यांकन कर लें। क्या प्रधानमंत्री जी को आय की असमानता परेशान नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, विशाल हृदय नहीं है। जॉबलेसनेस मतलब पूरा का पूरा हमारा युवा वर्ग, उनके अंदर का आक्रोश देखिए, उबाल देखिए, कहीं कुछ हासिल नहीं है। क्या इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? मैं बार बार कहता हूं कि समृद्धि के 5 टापुओं की कहानी इस देश की जुबानी मत परोसिए। इससे अगर हम बच पाए तो बेहतर है। कितना कर पाएंगे वो आने वाले दिनों में तय होगा। सर, इसके अलावा आप ये कैसे देखते हैं, आप यूजीसी का जो मुद्दा है, कल सुप्रीम कोर्ट ने उस नए नियमों पर रोक लगा दी। सीपीआई-एमएल ने इसको अपोलिंग कहा, कई में इस बात देखिए, बाकी लोगों ने क्या कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मेरा स्पष्ट मत है कि बहुत त्वरित फैसला लिया गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। ये आज की बात नहीं है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, ना जाने कितनी ऐसी चीजों के बाद समाज जागा था। और मैं समझता हूं कि इस पर ईदर वे का फैसला त्वरित और एक संदेश, हालांकि 19 मार्च तक का हम इंतजार करेंगे कि 19 मार्च, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं। जी हां हुजूर, हम तो पीछे के रास्ते पे ही चल रहे हैं। हम तो कहां क्या खुदा पड़ा है उसको देख रहे हैं कि किस मस्जिद के नीचे क्या है। वो पीछे जाना नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह नहीं पता है, हमारे न्यायाधीशों को, कि सीवर में उतर के मरने वाली की जाति नहीं बदलती, आज भी वही मर रहे हैं। ये पीछे जाना नहीं हुआ क्या? मैं समझता हूं कि पूरी संरचना को एक जो हम प्रभु वर्ग के नजरिए से देखने के आदी बना दिए गए हैं, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सर, अजीत पवार साहब के निधन के बाद में तमाम बातें उठ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन की भी बात की गई तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कि तय समय टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। एक ये संदर्भ है। दूसरा संदर्भ जो सामना में जो है उठाया गया है, वो ये कहा गया है कि वो संसार से अलविदा कह गए हैं, लेकिन जो 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाकर उन्हें बातें कही गई जो सिद्ध नहीं हो पाई, तो क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि अभी थोड़ा इन चीजों पे विराम लगना चाहिए। रही बात उस दुर्घटना की जांच की, मुझे जहां तक स्मरण है इसी कंपनी का 2023 में भी एक विमान क्रैश किया था। मुझे ये भी सूचना है कि आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। देखिए, किसी भी इस तरह की दुर्घटना में सबसे आसान होता है कि जो ना हो उस पर ब्लेम डाल दो। मैंने अहमदाबाद लंदन फ्लाइट के दौरान भी देखा कि शक की सुई घुमा दी गई कैप्टन की ओर, जहाज के पायलट की ओर। अब तो वो है नहीं डिफेंड करने को, और कमोबेश वही तरीका यहां भी देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि दुनिया के बाकी मुल्कों में बहुत साफ सफाई से क्लीन ट्रांसपेरेंट जांच सामने आती है। हमारे यहां एक तरह की ओपेसिटी रहती है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है एसआईआर को लेकर है। तमिलनाडु के अंदर कई अलग अलग संस्थाओं ने एसआईआर को लेकर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के अंदर की वजह से जिनको नाम उनके के उसमें नहीं रखे गए हैं, उनके नाम प्रकाशित करने के लिए, पब्लिश करने के लिए 10 दिन का समय दिया है अथॉरिटीज को कि पूरी तरीके से तालुका लेवल तक पे उनको किया जाए। वहीं एसआईआर के अंदर बंगाल में नोटिस मिल गया झूलन गोस्वामी और एक बड़े ऐसे एक फुटबॉलर को भी। इसको कैसे देखिए, मेरा सीधे मानना है ना कि ये जो टॉप डाउन अप्रोच है पूरा का पूरा, मैं बाकी चीज छोड़िए, कई दफा बोल चुका हूं, पिटिशनर भी हूं सर्वोच्च न्यायालय में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, एक प्रक्रिया जो पहले भी होती थी और कभी खबर नहीं बनती थी, कभी खबर नहीं बनती थी। आप गूगल करके देख लीजिए पहले के एसआईआर की
कोई खबर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य था इंक्लूजन। इस एसआईआर का उद्देश्य है एक्सक्लूजन। किसके इरादे की संपुष्टि हो रही है, किसके इशारे पे किया जा रहा है, कमोबेश अब लोगों को ये पता है। मैं अंततः यही कहूंगा कि चुनाव आयोग में जो लोग हैं, कल आप नहीं होइएगा, लेकिन यह संस्था रहेगी। इसकी ईमानदारी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने में आप अब तक नाकामयाब रहे।